इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम सेकेंड एप्लीकेशन पर फोकस करेंगे और पिछली क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन सेकेंड एप्लीकेशन पर हो चुका था। पिछली क्लास में ऐसा बोला था कि पिछली क्लास में बताया था कि चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है। चार्ज अगर हमें पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज पता है, ये सब पिछली क्लास में बताया है, तुम लोगों को याद होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हम चार्ज को देख करके हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो भी बता सकते हैं। लेकिन फील्ड से पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं, मतलब बता सकते हैं लेकिन वो हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिक पैटर्न होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिक पैटर्न होगा। तो चार्ज पता है तो फील्ड निकाल सकते हैं हर जगह पर। बिल्कुल उसी तरह से फील्ड पता है तो हम चार्ज भी हर जगह पर एग्जैक्टली कितना कितना चार्ज है एग्जैक्टली बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें हायर एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए। और लाइकवाइज पोटेंशियल पता है तो अगला क्वेश्चन बनता है कि हमें हर जगह पोटेंशियल दे दिया गया है तो क्या पोटेंशियल को देख करके हम चार्ज हर जगह पर चार्ज कैसे स्कैटर्ड है बता सकते हैं? बता सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे स्कोप से बाहर है क्योंकि उसके लिए एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए। फिर उसके बाद बोला कि चलो अगर चार्ज स्कैटर्ड है तो उसके अराउंड चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। क्योंकि जब भी कंजर्वेटिव फील्ड हो, कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ एसोसिएट होती है। जिसका मतलब है कि जैसे ही फील्ड आएगी ना तो फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड है तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में कोई भी पार्टिकल अगर रखा जाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसी को कहने का दूसरा तरीका है कि कंजर्वेटिव फील्ड के किसी भी पॉइंट के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम एसोसिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि चार्ज की वजह से हर जगह पर फील्ड बता दी गई है, पोटेंशियल हर जगह पर चार्ज पता नहीं है। फील्ड को देख करके तुम्हें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, या फिर हर जगह पर हमें पोटेंशियल पता है, चार्ज चार्ज कैसे स्कैटर किया गया है नहीं बताया गया, लेकिन उस चार्ज की वजह से हर जगह पर कितना पोटेंशियल अराइज हो रहा है वो बता दिया गया है। तो क्या पोटेंशियल को देख करके फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये दोनों काम तुम लोगों को आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे जिसमें कि फील्ड हर जगह बता दी जाएगी और किसी पॉइंट का या सारे पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें हर जगह पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हें नोन है, पोटेंशियल हर जगह पता है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है, अब उस पोटेंशियल की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है ये पता लगाना है। ठीक है, ओके ऑलराइट। ये जो चार्ज को देख करके फील्ड कैलकुलेट करने का प्रोसेस है, इसको इंटीग्रल फॉर्म में तुम ऐसा लिख सकते हो कि dq अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक एलिमेंट की वजह से और फिर सारे एलिमेंट्स की वजह से ऐड करके ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको चलो मैं पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन लिखता हूँ। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना है तो हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से ऐड कर दो। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से लिखा है लेकिन ये आइडिया समझो। इसका मतलब है कि हर एक हर एक हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और उसी तरह से चार्ज पता है तो हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा एप्लीकेशन है कि अगर हमें दूसरा एप्लीकेशन है कि पोटेंशियल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। और लास्ट टाइम फेमस रिलेशनशिप हमने सेटअप किया था, इस्टेब्लिश किया था, और वो रिलेशनशिप था, तुम लोग को याद है, डी वी इक्वल्स
माइनस ई डॉट डी आर। और इस एक्सप्रेशन को लास्ट टाइम हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये रिलेशनशिप कहता है कि जब भी हम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है, या ये जो कि बिल्कुल ओरिजिनल स्टेटमेंट कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी वाला जो हमारे पास है उसी का एक फॉर्म है। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, बिल्कुल पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ट्रैवल करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, ये पहले तुम पढ़ चुके हो ना, डेल्टा यू इक्वल्स माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और इसी को डी यू इक्वल्स माइनस डी डब्ल्यू, और इसी को ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इसका पर्पस है कि ये बार बार इसलिए मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये अच्छे से दिमाग में अब्जॉर्ब हो जाए। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा। इसी को कहने का दूसरा तरीका है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और फील्ड के ऑपोजिट ट्रैवल करने से पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये सारे स्टेटमेंट्स ना बिल्कुल स्टार्ट होते हैं इस फंडामेंटल पॉइंट से। ये सब 11th में तुम लोगों को बताया था, अगर उस टाइम में अच्छे से समझा होगा तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक बहुत ही बेसिक से फैक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं कि हम कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल कर रहे हैं, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करने में कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करके जितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है उतनी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे mg जितना भी वर्क करके पार्टिकल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर, हम पार्टिकल को 1 से 2 तक पहुंचा रहे हैं, तो mg जितनी भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है वही पोटेंशियल फॉर्म में जाती है। तो हम अगर फोर्स के ऑपोजिट जाएंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, फिर मैंने एक दो एग्जांपल दिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तुम फील्ड लाइंस को देख करके बताओ कि किन किन पॉइंट्स का पोटेंशियल ज्यादा है, किन किन पोटेंशियल का कम है। तो इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हें बस ये देखना होगा कि तुम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल फॉल कर जाएगा। ठीक है, जब भी फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल राइज करेगा। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स ऐसे बना दिए थे कि इन सब पॉइंट्स के बारे में बताओ, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, सी डी ई। तो तुम सोचोगे ए से बी ट्रैवल करने के लिए हम बिल्कुल फील्ड की डायरेक्शन में तो नहीं है, लेकिन हम किसी भी पाथ को चूज करेंगे तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है ना वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस पार्ट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल फॉल करेगा। ठीक है, बी से सी आएंगे फॉल करेगा, सी से डी आएंगे फॉल करेगा, और डी और ई का ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि डी से ई आने में हमेशा फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो पिछली क्लास तक मैं इतना ही बताया था, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिक रिलेशनशिप सेटअप किया था। इस रिलेशनशिप को यूज करके हम हमेशा जब भी हमें फील्ड बताई जाएगी तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे, और उसकी एग्जांपल्स अभी तुम देखोगे। और जब भी हमें पोटेंशियल गिवन होगी तो पोटेंशियल को देख करके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर कितनी होगी, कैसी होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े, अब फिर से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तुम लोग सोच करके बताओ, ये तुम्हारे सामने पोटेंशियल और फील्ड की रिलेशनशिप गिवन है,
इस रिलेशनशिप को देख करके बताओ कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें कि पोटेंशियल चेंज ना करे, किन किन केसेस में पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। इस रिलेशनशिप से ये पता चलता है कि जब फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे पोटेंशियल फॉल, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे पोटेंशियल राइज, लेकिन किन किन केसेस में पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर हो और तुम फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करो, ठीक है। तो अगर फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करोगे तो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट और फील्ड फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। जैसा कि डी से ई के डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फील्ड इधर है, ठीक है। कि डी से ई के बीच में हमेशा जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है डॉट प्रोडक्ट 0। तो डी से ई आने में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि तुम फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल तभी चेंज करेगा जब फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे। तो एक पॉसिबिलिटी के फील्ड तो हो लेकिन हम फील्ड के ना ही अलोंग ट्रैवल करो ना ही ऑपोजिट ट्रैवल करो, बिल्कुल फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करो। उस केस में तो ऐसा पॉसिबल है कि पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तब तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर फील्ड है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि तुम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करो, ठीक है। तो तुम्हें मैंने इसकी एनालॉजी दी थी, ये इस तरह से मान लो माउंटेन है, ठीक है, और तुम ट्रेकिंग करके, ठीक है, ट्रेकिंग करके जा रहे हो ऊपर, ये तुम्हें ऊपर जाना है, ठीक है। तो ऊपर चलते जाते हो, ऊपर चलते जाते हो, ठीक है। तो जब तुम फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे, यहाँ पे फील्ड का मतलब होगा mg, ठीक है। तो जब तुम mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल राइज करेगा, ठीक है। जब तुम नीचे आओगे फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल फॉल करेगा, ठीक है। ऊपर चढ़ने में तुम्हारी एनर्जी स्पेंड होगी, नीचे आओगे तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम माउंटेन पे तुम्हारा मन कर रहा है वॉक करने का, लेकिन तुम चाहते हो कि एनर्जी चेंज नहीं करे, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज 0 हो, फिर भी तुम वॉक करना चाहते हो, तो कैसे वॉक करना पड़ेगा? कैसे वॉक करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे वॉक करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमेशा mg के परपेंडिकुलर हो रहा हो, ठीक है। तो तुम फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो ना ही तुम्हारी एनर्जी राइज करेगी ना ही फॉल करेगी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर टुवर्ड्स ट्रैवल कर दो, अवे अगेंस्ट ट्रैवल कर दो तो पोटेंशियल चेंज करेगा। एनीवे अभी तक तो थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन ही चल रहा है, लेकिन अब हम थोड़ा क्वांटिटेटिव डिस्कशन की तरफ माइग्रेट करते हैं। और लेटेस्ट से कि इस रिलेशनशिप को यूज करके हमारा पर्पस है कि हम फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से फील्ड कैलकुलेट करना सीख जाए। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि हमें लेटेस्ट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर गिवन है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके हमें हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। फील्ड हर जगह पर गिवन है और फील्ड को देख करके पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम्हें किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को कहा जाए, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, ठीक है। फील्ड हमें पता है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को यूज करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही तुम इस रिलेशनशिप को देखते हो तो सबसे पहला थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए
कि ये इक्वेशन तो पोटेंशियल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इस रिलेशनशिप को यूज करके हम पोटेंशियल की वैल्यू इनफैक्ट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ पोटेंशियल चेंज, ये रिलेशनशिप सिर्फ पोटेंशियल चेंज को देगा, ठीक है। तो हमें तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेकिन इस रिलेशनशिप को हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना, तो इसको, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन तो डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो तुम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, जरा बताओगे तो? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पोटेंशियल चेंज, राइट हैंड साइड में आएगा माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रल, ठीक है। और ये फेमस रिलेशनशिप है, ठीक है, फील्ड को यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेट करने। ठीक, हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप को यूज करके कैसे हम किसी भी केस में फील्ड से पोटेंशियल पता लगाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे उससे। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो पोटेंशियल चेंज, और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कहता है, इस एक्सप्रेशन को समझो पहले। मान लो, हाँ, मान लो यहाँ पे हर जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी गई है। लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही तरह की बना, थोड़ा दूसरे टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न मैं बनाता हूँ। लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है, ठीक है। लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है, हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप कहता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर तुम्हें पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है, पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली हम इस रिलेशनशिप को यूज करके पोटेंशियल चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करना है, मान लो वो पॉइंट, मान लो पॉइंट नंबर 1 है, एंड लेट अस से समवेयर हियर दिस इज पॉइंट 2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल चेंज, ठीक है। तो अगर हमें पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करना है 1 और 2 के बीच में, तो ये रिलेशनशिप कहती है, कि ये रिलेशनशिप कहती है कि तुम पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करो, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करो, ठीक है। कैसे ट्रैवल करो? अरे ये एक्सप्रेशंस तो लाइन इंटीग्रल का है ना, तो ये रिलेशनशिप कहती है कि तुम पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करो। कैसे ट्रैवल करो? किसी भी पाथ को फॉलो करके ट्रैवल करो, ठीक, तुम किसी भी पाथ को फॉलो करके, ठीक है, मैं कोई भी पाथ ले सकता हूँ। मान लो तुम ऐसे भी ट्रैवल करके यहाँ आ सकते हो, ऐसे भी ट्रैवल करके आ सकते हो, ऐसे भी ट्रैवल कर, पाथ कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो एक्सप्रेशन कहता है कि अगर 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो 1 से ट्रैवल करके 2 तक जाओ। तो ठीक है, तुम 1 से ट्रैवल करके 2 तक जाओ, ठीक, किसी भी पाथ को फॉलो करके, लेट ऐसे ऐसे जाते हो, और 1 से 2 ट्रैवल करने में किसी भी पाथ के अलोंग तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, अपना डिस्प्लेसमेंट देखो, अपने पाथ अपने पाथ के अलोंग हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लो, ठीक है। हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, एक काम करना, इसको कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। पाथ हमारा कुछ ऐसे है, 1 से 2 ट्रैवल करना है, तो एक्सप्रेशन कहता है कि 1 से 2 ट्रैवल करने के लिए कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हो, और उस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। और लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है अपने पाथ के अलोंग किसी भी एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, किसी भी एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, किसी भी एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो, ठीक है, 1 से 2 तक पहुंच जाते हो, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव, यही पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन कहता है कि 1 से 2 ट्रैवल किया, ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में जो पोटेंशियल चेंज होगा वो और कुछ नहीं होगा, 1 से 2 ट्रैवल करने में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल देखो, उसका नेगेटिव। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बार बार तुम लोग गलती करते हो, कि जो चेंज इन पोटेंशियल है ना, इसका मतलब क्या होगा पता है, ये एक्चुअली V2 माइनस V1 है। 1 से 2 ट्रैवल करेंगे तो चेंज का मतलब क्या होगा, V2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, गुड, एंड राइट साइड में ये नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। इस इक्वेशन का एक एस्पेक्ट तो बिल्कुल मैथमेटिकल एस्पेक्ट है कि इस एक्सप्रेशन को कैसे अप्लाई करना, वो तो तुम होपफुली समझ गए हो। हमें कोई भी जनरल 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, मान लो फील्ड कहीं कुछ ऐसी है, ठीक है, फील्ड मान लो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है, कोई भी 2 पॉइंट दे दिया जाए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट क्या करोगे, तुम ए से बी तक ट्रैवल करोगे, ठीक है, और ए से बी तक ट्रैवल करने के लिए हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे होना चाहिए, और हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, और ऐसा करते करते तुम ए से बी तक पहुंच जाओगे, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, ये मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट देखो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, ठीक है, और इसको ऐड कर दो, ए से बी तक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट, इसका नेगेटिव ले लो, यही ए और बी के बीच में पोटेंशियल चेंज कहलाएगा, ठीक है, पोटेंशियल चेंज का मतलब होगा वीबी माइनस वी ए, और ये ए से बी तक जाने, ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर फील्ड पता है तो तुम पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये भी कोई मैं तुम्हें नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल पहले की तरह यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और कुछ नहीं है, वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका नेगेटिव लोगे तो वो चेंज इन पोटेंशियल आना ही चाहिए था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अच्छा ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हमें पोटेंशियल चेंज की वैल्यू पता चली, लेकिन मैंने तो बोला था कि हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी, किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वहां पे हमें 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल चेंज नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल चेंज तो निकाल सकते हो, लेकिन क्या हम पोटेंशियल चेंज को यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, पोटेंशियल चेंज को यूज कर पोटेंशियल बता सकते हैं, अगर इनमें से किसी एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू नोन है, अगर किसी भी एक पॉइंट की ये रिलेशनशिप है अगर हमारे पास, तो और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 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 उस रीजन के किसी भी एक पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए, अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया तो उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल कर करके पोटेंशियल चेंज निकाल करके पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो जो नॉन पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो इन्फिनिटी हो, क्योंकि क्योंकि नॉर्मल केसेस में अगर हमारा चार्ज सिस्टम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड नहीं कर रहा है तो इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए 0 मानते हैं,
तो अगर तुम्हें मान लो क्वेश्चन में और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं ही बताया गया है तो कोई बात नहीं है, तुम इन्फिनिटी से कैरी करके पार्टिकल को, सॉरी इन्फिनिटी से ट्रैवल करके, यहाँ पे पार्टिकल वार्टिकल कैरी नहीं कर रहे, बस इन्फिनिटी से ट्रैवल करके उस पॉइंट पर आओ जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। ठीक है, यही, हालांकि दोनों सेम है, मतलब ये जो रिलेशनशिप आया है पोटेंशियल और फील्ड का, ये बिल्कुल सेम रिलेशनशिप है जो कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच का रिलेशनशिप था। ठीक है, बस कहने का तरीका थोड़ा सिंपल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, वो वैसे एग्जाम्पल नहीं मैं करवा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। फील्ड से हमें, फील्ड को देख करके हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करनी, ठीक है, मतलब तुम्हें फील्ड बता दी जाएगी और पोटेंशियल कैलकुलेट करनी होगी। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, इसको तुम लोग ट्राई करो पहले खुद से अपने लेवल पर, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, मैं पूरा स्टेटमेंट तो नहीं लिखूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पोजीशन पर, किसी भी जनरल पोजीशन पर, अच्छा चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अभी लिखने जा रहा हूँ। किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने के लिए, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ फंक्शन ऑफ क्या, कैसे लिखना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें बोला जाए कि मुझे बताओ कि हर जगह पर फील्ड कैसी है, तो फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा। फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा, ठीक, पोजीशन का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन के लिए हम पोजीशन वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज कर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लेट अस से इट इज गिवन x i क्या, ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, लेट अस से x स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी है बता दी गई है। इस एक्सप्रेशन को देख करके हमें हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी तुम लोग थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी गिवन है यहाँ पर, ये थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे हो कैसी होंगी। पहला पॉइंट तो तुम नोटिस करोगे कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी हर जगह पर, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक, कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट्स भी बना लूं क्या। कोऑर्डिनेट्स लेते से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो बिल्कुल ओरिजिन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी वो तो जीरो है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ओरिजिन वाले पॉइंट से। लेकिन जैसे जैसे तुम ओरिजिन से आगे चलते जाओगे, इस एक्सप्रेशन से देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। डायरेक्शन तो हर जगह एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी चाहिए। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होना चाहिए, इमेजिन कर सकते हो, बताओ जरा। ऐसा होगा क्या, ये तो जो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस है ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और हर जगह लाइन डेंसिटी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि एक्स के अलोंग ट्रैवल करने पर लाइन डेंसिटी इंक्रीज करे। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो तुम्हें समझाया है। हाँ हाँ हाँ,
जैसे जैसे हम एक्स के अलॉन्ग बढ़ेंगे तो नई फील्ड लाइंस आते जाएंगी, मतलब यहाँ पे लाइन डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइन डेंसिटी इंक्रीज करती जाएंगी, और ये पहले मैं तुम्हें समझाया हूँ। और ये बिल्कुल ट्रू पिक्चर नहीं है, क्योंकि ये इतना कंटिन्यूअसली होगा ना कि इसको ड्रॉ करना हमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लाइन यहाँ पर कन्वर्ज नहीं कर रही है। अगर कन्वर्ज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन जो लाइंस है ना उसकी डेंसिटी आगे चलेंगे इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और ऐसे केसेस हम पहले ले चुके हैं, बस इसी को तुम इमेजिन करो अपने दिमाग में, मैं और अच्छे से बनाऊंगा नहीं। जैसे जैसे आगे चलेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ज्यादा, और आगे चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ज्यादा डेंस होते जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम बोलोगे कि यहाँ पर बीच में से लाइन कैसे स्टार्ट हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे चार्जेस होंगे, मतलब ये फील्ड ऐसे ही चार्ज सिस्टम की वजह से आ सकता है, जिसमें कि यहाँ पर चार्ज भी रखे होंगे, जिसकी वजह से ये जो फील्ड की डेंसिटी है ना वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये जो बीच में जो ये जो लाइंस है ना, ये यहाँ पे चार्जेस से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं नए लाइंस। चलो ठीक है, फील्ड लाइंस कुछ अरे इस तरह की फील्ड लाइन का एग्जांपल भी तुम्हें क्लास में दिया था, मैं कितनी बार समझाऊंगा ये, हालांकि तुम्हें क्लास में कोई बताएगा नहीं ऐसा, ऐसी फील्ड लाइन की ये समझाने में ज्यादा एफर्ट लगता है। आह, ये तुम लोगों को याद है कि हमारे हमने पहले, तुम लोगों को याद है ये एग्जांपल मैंने क्लास में लिया था। एक तो इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड आई थी। थिन इनफाइनाइट शीट के लिए फिर बोला था थिक इनफाइनाइट शीट के लिए कितनी होगी, तो वो भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बाहर। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई थी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें याद होगा कि जैसे जैसे सेंटर से हम आगे जा रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा था, इसको हमने प्लॉट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लीनियरली इंक्रीज कर रहा था और फिर कांस्टेंट हो गया था, ऐसा फील्ड पैटर्न आया था। तो इस प्लेट के, जब तक हम इस थिक प्लेट के अंदर थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा था सरफेस तक। सेंटर पर इसके बाइसेक्टर प्लेन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ ट्रैवल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा ही तो केस है। तो यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म था तो बिल्कुल लीनियर वेरिएशन आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर चार्ज वेरिएशन को हम, मतलब चार्ज डेंसिटी को हम खुद से कंट्रोल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कैसा भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इनफ ऑफ टॉक्स। हमारा क्वेश्चन, हमारा टारगेट है, ये फील्ड लाइंस में यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा फिगर क्लियर है, लेकिन तुम्हारे दिमाग से ये इरेज नहीं होनी चाहिए, दिमाग में फील्ड कैसी है तुम्हें इसका अंदाजा होना चाहिए। ओके ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर नोन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x equals x equals 10 units if electric field at origin is how much, let us say 100 volt, 100 नहीं, इसको इस 500 volt। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी पोटेंशियल फील्ड लिख रहा हूँ क्या, हमें यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सॉरी। फाइंड द पोटेंशियल एट x equals 0 if potential at origin is 500 volt। ठीक, फील्ड तो गिवन नहीं है, ट्राई करो इसको। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ये 500 वोल्ट है, और यहाँ x इक्वल्स 10 पर यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट करनी, ट्राई करो।
पहले तो ये बताओ कि x इक्वल्स 10 पर तुम्हें क्या लगता है, पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ओरिजिन के कंपैरिजन में ज्यादा या कम? अरे फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ठीक है, गुड। अरे कम ही होनी चाहिए ना, तुम ज्यादा क्यों बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लिया? आंसर जल्दी जल्दी बता नहीं दो, क्या बात है तुम लोगों को। ये कोर्स बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है मैकेनिक्स के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो बहुत ज्यादा डीप है, ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। एक्स इक्वल्स, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, यूं है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर हम ओरिजिन से x इक्वल्स 10 की तरफ ट्रैवल करेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, और हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाएंगे ना, पोटेंशियल डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, ये तो मैं अरे कितनी बार बताऊंगा, ये फील्ड है, हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये अभी कहीं जगह पर लिखा है, कहाँ गया, हाँ। हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है और फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, इतना तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम समझदार हो तो इसको रिलेट करके आगे समझ गए होगे कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है और फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि जब भी हम जब भी हम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब है कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेंगे। ठीक है, और जब भी हम फील्ड के अगेंस्ट ट्रैवल करेंगे, इसका इसका मतलब कि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये 100 वोल्ट है तो ये 50 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को कहने का कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसको कहने का दूसरा तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही होती है। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 100 वोल्ट वाले पॉइंट पर चार्ज को रख रहे थे और वो फॉल करके 50 वोल्ट वाले पॉइंट पर जा रहा था। वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फॉल कर रहा था। तो नेचुरली कोई भी पार्टिकल हायर से लोअर ही आएगा, कि हायर से लोअर इसलिए आएगा कि हायर से लोअर की तरफ फील्ड है जो कि उसको पुश करके हायर से लोअर की तरफ पहुंचा रही है। ठीक है, अब इसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग मत ले लेना कि आ, 2 पॉइंट दिया गया है तो मतलब हायर से लोअर की तरफ उसकी टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, मतलब हो सकता है उसको जो नेट फोर्स हो वो किसी एंगल पर आए, लेकिन वो नेचुरली बिल्कुल लोअर पोटेंशियल वाले किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही नहीं आए, लेकिन चार्ज जिधर भी ट्रैवल करेगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होगा, तभी वो उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अब हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कहाँ गया, हाँ। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल इसी तरह से फील्ड के थ्रू पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। डिक्रीजेस एज इन केस ऑफ,
एक मिनट, मैं सुहाना आता हूँ तुम्हारे पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फील्ड गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? कॉमन सेंस से बोलोगे कि हम यूज करेंगे चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल बाय, सॉरी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए उन दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें ओरिजिन का पता है, और एक्स, ओरिजिन का पोटेंशियल हमें पता है, x इक्वल्स 10 का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसको पॉइंट पी लिख देता हूँ। पॉइंट पी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ओरिजिन का पोटेंशियल नोन है, तो हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। हम चाहे तो ओ से पी की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, पी से ओ की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ट्रैवल करना चाहिए, कैसे भी ट्रैवल कर सकते, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो चलो हम ओरिजिन से पी की तरफ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ओरिजिन से पी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, किस पाथ के अलॉन्ग? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो पाथ कोई भी हो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये इस रिलेशनशिप में पाथ स्पेसिफाई नहीं किया गया, किसी भी पाथ के थ्रू बस ओ से पी तक पहुंच जाओ। पहुंचने में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा उसका नेगेटिव, यही पोटेंशियल चेंज की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम जानबूझ करके कॉम्प्लेक्स पाथ क्यों चूज करें? हम चूज कर रहे हैं ओ से पी पहुंचने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो ओ से पी पी तक हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करके ओ से पी तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और इस लाइन पे ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, इसका नेगेटिव ही चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो ओ से पी तक पहुंचने में ड्रॉन पाथ के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या? मतलब यही है, इसमें हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लो, हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लो। ठीक है, ठीक है, अब मैं एक्चुअली इस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये लाइन इंटीग्रल बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंस रखता है तुम्हारे ओवरऑल। ठीक है, इस कोर्स में ये लाइन इंटीग्रल हर बार करना पड़ेगा, तो अच्छे से तुम्हें आना चाहिए लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, छोटा छोटा लिखता हूँ, इसको दूसरे पेज में करता हूँ, ये थोड़ा साफ दिखे सब कुछ। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ओ, एंड दिस इज पी, और ओ से पी तक हमें ट्रैवल करके आना है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर, बिल्कुल बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन तुम अब इस कैलकुलेशन में लगाओ। ये बहुत लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन तुम लोग वेरीफाई करो कि क्या तुम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सोच करके इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया था या नहीं। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें अंदर वाले टर्म्स की वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, अब अपने पाथ को तुम जैसे ही देखोगे, तो इस पाथ में अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट से, हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। तो हम डॉट प्रोडक्ट करने के लिए सोचते हैं कि हमने जो स्पेशल पाथ लिया है ना, अगर कोई और पाथ होता तो अलग बात थी, लेकिन जो पाथ हमने सेलेक्ट किया है, इस पाथ में डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट कहीं पर भी सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग है ही, तो हम लोगों ने जानबूझ करके डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा सेम है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखो, ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना तुम्हें सीखना पड़ेगा, इससे तुम बच नहीं सकते हो। लेकिन
अच्छी बात है कि घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम सीख ही जाओगे ओवर दी टाइम। ठीक है, ठीक है, तो हम कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं। पहले पहले इसमें से कोई भी आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से जब हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, लेटेस्ट से हम ओ से पी ट्रैवल करने के प्रोसेस में, लेकिन ट्रैवल बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ओ से पी तक ट्रैवल कर रहे हैं। तो ओ से पी तक ट्रैवल करने के प्रोसेस में, हाँ, कल की रिकॉर्डिंग मैंने सेंड शायद कल एक्चुअली उसमें आया नहीं था जूम पे, वो आ गया है। अभी मैं वही अपलोड कर रहा था क्लास से पहले, वो शायद हो गया होगा अभी तक। अभी मैं उसका लिंक भेज दूंगा, लेकिन अपलोड हो गया है। ठीक है, तो ओ से पी तक हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ओ से पी तक ट्रैवल करने में लेटेस्ट से किसी टाइम पे, लेटेस्ट से हम एक्स डिस्टेंस पर पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर लेटेस्ट से एक्स डिस्टेंस पर पहुंचे हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्स है, और एक्स के बाद dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस अगर लेटेस्ट से dx है, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ यूं होगा, ये है dr वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो x के बाद dx डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। वो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या लिखो, इस पॉइंट, इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता दी गई है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर आई कैप है। तो ये एक्स डिस्टेंस वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर, हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, आई कैप तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर डी एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डी एक्स की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एम्बिगिटी यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, जैसा कि अगर हम पी से ओ की तरफ जाते ना, तो फिर dx और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते, तो dr की वैल्यू ना माइनस dx लिखनी पड़ती। ठीक है, एक बार हम लोग कर चुके, तो इस पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। ठीक है, तो ये एक छोटे से एलिमेंट के लिए, एक छोटे से आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और इस तरह के सारे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। तो सारे डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो उसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसमें, जल्दी बताओ। एक्स की लिमिट एक्स की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर के 10 तक, 0 to 10। अब क्या प्रॉब्लम है, इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करो। तो हम लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, एंड लिमिट्स आर 0 to 10। ठीक है, और डेल्टा वी का मतलब क्या होगा वो भी लिख देता हूँ। ये होगा पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट ओ, और ये वैल्यू आ रही है 100 क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ये 1000/3 हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी माइनस 1000/3। ठीक है, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वो वी ओ विच इज 500 माइनस 1000/3, और ये वैल्यू होगी माइनस 500/3 वोल्ट। ये तुम्हारा आंसर होगा, जो कि -160 के आसपास। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे पोटेंशियल
प्लस 500 वोल्ट है, तो इस पोटेंशियल से पी पॉइंट का पोटेंशियल कम ही होना चाहिए। तो ये वैल्यू आ रही है माइनस समथिंग, एक मिनट, ओ सॉरी, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये प्लस है, सॉरी। ठीक है, प्लस आएगा ना यहाँ पर, ये प्लस है। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल कम ही होना चाहिए, और वो पोटेंशियल आ रहा है प्लस 166.7 वोल्ट के आसपास। ये तुम्हारा आंसर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? जल्दी, थोड़ा जल्दी बताओ। कोई डाउट नहीं है? दूसरा क्वेश्चन। एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेगा। इसके लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेगा। if v at r equals a is v naught, find v at r equals 2a। ठीक है, for a line infinite line charge, हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सिलिंड्रिकल होंगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से नीचे भी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम ए डिस्टेंस पर पोटेंशियल पता है, 2a डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करो। इसको ट्राई करो। हाँ, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये मैं नहीं लिखा हूँ क्या? चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आया? ओके, ठीक है, तो ए डिस्टेंस पर पोटेंशियल गिवन है, 2a डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ए से बी तक हम ट्रैवल करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे ट्रैवल करेंगे?
ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके। तो हम ए से बी तक ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, चलते चलते मान लो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर पहुंचते हैं। लेट अस से ये आर डिस्टेंस पर है। कहाँ से आर डिस्टेंस पर है? ये वाली जो डिस्टेंस है, लेट अस से ये आर है, ठीक है। और इस आर के बाद हम डी आर डिस्टेंस और आगे जाते हैं, तो ये डी आर है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ यूं है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियल है, वो भी कुछ यूं है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ए से बी तक ट्रैवल कर रहे हैं, और ए से बी तक ट्रैवल करने में हमें कैलकुलेट करना था डेल्टा वी इक्वल्स माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो इस एलिमेंट के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। अब ये जो एलिमेंट है वो लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। 2k लैम्डा अपॉन ए होता था इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए एट ए डिस्टेंस ए। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस वाला पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है डी आर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है डी आर। डॉट प्रोडक्ट जो है ना, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, क्योंकि ये इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनका इंटीग्रल और आगे एक माइनस भी है, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करने के बाद आर की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे? ए से लेकर के 2a, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक ही स्टेप के बाद ये जो पोटेंशियल चेंज की वैल्यू है वो आ जाएगी -2k लैम्डा। तो कांस्टेंट है, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रल लॉग आर होगा, और लिमिट्स पुट करोगे तो log 2 हो जाएगा। तो ये होगा 2k लैम्डा ln 2, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल को तुम लिखोगे VB माइनस VA इक्वल्स -2k लैम्डा ln 2। तो VB की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। वो होगी V0 -2k लैम्डा ln 2, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हाँ, अब मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि इससे पहले मैंने तुमसे मेंशन किया था कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल डायरेक्टली हर एलिमेंट का पोटेंशियल ऐड करके नहीं निकाल सकते। मतलब पॉइंट चार्ज वाले रिजल्ट से हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज का पोटेंशियल नहीं लिख सकते। लेकिन हम इस लाइन चार्ज की वजह से भी हर जगह पर पोटेंशियल बता सकते हैं। वो कैसे? फील्ड को यूज करके, ठीक। फील्ड पता है तो फील्ड को यूज करके भी हम पोटेंशियल, लेकिन उसके लिए हमें कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमें बताना पड़ेगा। मतलब हमें कोई रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कोई भी अपना नया रेफरेंस यूज कर लो, तो उस रेफरेंस को यूज करके हर जगह पर पोटेंशियल लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर पोटेंशियल लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क एनर्जी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज वाला जो रिजल्ट है के क्यू बाई आर से हम ऐड करके पोटेंशियल किसी पॉइंट पर नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है, उसका रीजन पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये तो छोटे मोटे प्रॉब्लम थे। अब हम आ जाते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम में, ठीक है, जो कि एक पार्ट मैंने स्किप करके रखा हुआ था, उसको कवर कर लेते हैं। ये सॉलिड, तुम लोगों को याद है, मैं चलो ये कितनी बार मैं बताऊंगा, मुझे समझ में नहीं आता है, बार बार ये लिखना, लिखते लिखते मैं बोर हो गया हूँ। ये हॉलो स्फेयर है, ठीक है, और ये सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, हॉलो स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। सबसे पहले इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड याद दिलाओगे और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद दिलाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी इनसाइड और बाहर KQ/R², ठीक है। और सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ये सबको याद है, गुड। ये KQ/R², KQ/R², KQR/R3, ठीक है। अब इसके बाद पोटेंशियल, ठीक है, तो फिर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, तो पोटेंशियल मुझे याद दिलाओगे, हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या आया था, तो हॉलो स्फीयर के लिए भी हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था वर्सेस आर। हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल याद किया था, अरे पोटेंशियल अभी एक दो क्लास पहले तो बताया था पोटेंशियल कैसे कितना कितना होता है। तो हॉलो स्फीयर का भी जो रिजल्ट आया था बिल्कुल वैसा ही आया था जैसा पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू होती है, लेकिन आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। तो आउटसाइड द हॉलो स्फीयर पोटेंशियल का कुछ ऐसा ऐसा टर्म था, लेकिन अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बिल्कुल कांस्टेंट थी इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है KQ/R, मतलब बाहर तो पोटेंशियल वैसे फॉल करेगा जैसे पॉइंट चार्ज के लिए फॉल करता है, वो तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, फॉल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की तरह ही फॉल करेगा, ठीक, KQ/R से। लेकिन जैसे ही अंदर जाएंगे तो क्योंकि पोटेंशियल ही डिसअपियर हो गई है, सॉरी फील्ड ही डिसअपियर हो गई है, अगर फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल कैसे चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल तभी चेंज करता है जब हम फील्ड की डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में या अगेंस्ट ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो जब जब फील्ड ही अंदर 0 है तो इस हॉलो स्फीयर के अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बिल्कुल उतना ही होगा जितना सरफेस पर है, और सरफेस का पोटेंशियल है KQ/R, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर के अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ये याद है सबको, यहाँ तक सबको पता होना चाहिए। अब इसके बाद सॉलिड स्फीयर पर आते हैं, और सॉलिड स्फीयर पर भी पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करके सॉलिड स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी हमने कैलकुलेट की थी, और वो बिल्कुल उतनी ही आ रही थी जितनी की हॉलो स्फीयर के लिए, सॉरी जितनी की पॉइंट चार्ज के लिए आती है, KQ/R। तो सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल कुछ ऐसे ही होगा, KQ/R ही होगा, ठीक है। लेकिन अंदर पोटेंशियल कितना होगा, अंदर हम पोटेंशियल प्लॉट करना चाहते हैं, अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मेथड नंबर 1, अब यहाँ पे मैं किसको हटा दूं, पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मेथड नंबर 1 क्या है कि सॉलिड स्फीयर को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करो, सॉलिड स्फीयर को बहुत सारे पॉइंट चार्ज में डिवाइड करो, और हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से ऐड करके पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो पहले इसको हम बहुत सारे डिस्क में डिवाइड करेंगे, और फिर इन डिस्क को रिंग्स में डिवाइड करेंगे, और हर रिंग की वजह से ऐड करके हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे।
दूसरा मेथड था, दूसरा तरीका था डेफिनेशन यूज करके। तो लास्ट टाइम में बस यहीं पर मैंने छोड़ दिया था पोटेंशियल कैलकुलेशन वाला काम, कि अगर हमें अंदर किसी पॉइंट पी पर लेटेस्ट से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना तो पता है कि सरफेस से ज्यादा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से सरफेस तक तुम लाओगे, ठीक है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो सरफेस तक तो पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर हो चुकी है। अब सरफेस से जब तुम सॉलिड स्फीयर के अंदर जाओगे तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस से ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी क्वांटिटेटिवली, हम एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट, अब यहाँ पे इस तरह से मैं चार्ट दिखाऊंगा तो फिगर अनक्लियर हो जाएगी, तो तुम बस इमेजिन ही कर लो कि अंदर 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 चार्ज है, ठीक है, अंदर चार्ज है। तो चार्ज, ठीक, तुम इमेजिन कर लो कि अंदर चार्ज है, ठीक है, चार्ज को बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया गया है। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाले और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले हम याद कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए याद कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे, हमें याद नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओ ये क्या हो गया, इतनी मेहनत से बना है लेकिन, चलो इसको हटाओ, ठीक है। तो अंदर जो है ना यूनिफॉर्मली बिल्कुल इस तरह से चार्ज को स्प्रेड कर दिया गया है। ओके ग्रेट, इतना चलेगा, ठीक है। तो पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो दूसरा तरीका था पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, कि तुम इन्फिनिटी से 1 कूलॉम को कैरी करके लाओ और वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तीसरा मेथड भी है, और वो है यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमने सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अच्छी खासी मेहनत कर ली है, सॉलिड स्फीयर के लिए हर जगह पर फील्ड हमें पता है, फील्ड कैसे है, कितनी है, पता है, हर जगह पर फील्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में है, बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर और अंदर के क्यू आर अपॉन आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर पता है। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो हम फील्ड को यूज करके भी पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए तुम सोचोगे कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर पोटेंशियल ऑलरेडी नोन, ठीक है, वहां से हम ट्रैवल करके, वहां से ट्रैवल करके पी पॉइंट पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल देख लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर नोन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हमें पोटेंशियल की वैल्यू भी पी पॉइंट पर पता चल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो वो नोन पॉइंट कौन सा है, सॉलिड स्फीयर की वजह से वो नोन पॉइंट कौन सा है जहां पर हमें पोटेंशियल पता है? गुड। कि पहले तुम लोग बोलोगे कि इन्फिनिटी पर हमें पता है कि पोटेंशियल जीरो है, तो इन्फिनिटी से ट्रैवल करके पी पॉइंट पर आते हैं। लेकिन इन्फिनिटी से ट्रैवल करके आने की जरूरत क्या है? दूसरे क्लासेस में मैंने जब भी क्वेश्चन पूछा है तो ज्यादा रिस्पॉन्स यही आता है कि इन्फिनिटी पर हमें पता है कि पोटेंशियल जीरो है, तो क्यों ना ऐसा करें कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर आ जाते हैं, पोटेंशियल चेंज की वैल्यू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना, तो ये वाला टर्म पता चल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म भी पता चल जाएगा, यानी पी पॉइंट का पोटेंशियल भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी से आने की जरूरत क्या है, इतना ज्यादा हमें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, सरफेस पर हम ऑलरेडी पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं। क्यों? सरफेस तक आने तक सरफेस तक आ, सरफेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पॉइंट चार्ज जैसी है, तो तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो वैसा ही उतना ही करना पड़ेगा जितना पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट, और पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट कैपिटल आर डिस्टेंस पर जो वर्क करना पड़ता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो, वो के क्यू बाई आर होगा। तो सरफेस वाले पॉइंट पर हमें पोटेंशियल नोन है, तो हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए
सरफेस से ट्रैवल करके पी पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, सरफेस से ट्रैवल करके पी पॉइंट तक पहुंचते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यही करना चाहिए, सरफेस से ट्रैवल करके पी पॉइंट पर, ठीक। लेकिन मैं इंटेंशनली ऐसा करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर तुम्हें पी पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाएगा, लेकिन मैं इंटेंशनली मैं सरफेस वाले पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम है, लेटेस्ट से क्यू तो नहीं दे सकते, आर दे देते हैं। तो हम आर से ट्रैवल करके पी तक जाएंगे तो हमें वीपी माइनस वी आर की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और फिर क्योंकि वी आर पता है तो वीपी की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इंटेंशनली आर से ट्रैवल करके पी तक नहीं जा रहा हूँ, मैं इंटेंशनली मैं पी से ट्रैवल करके आर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक। पी से ट्रैवल करके आर तक जाते हैं तो भी क्या प्रॉब्लम है, पी से अगर आर जाओगे तो क्या चेंज आएगा, हमें वी आर माइनस वीपी पता चल जाएगा। लेकिन वी आर माइनस वीपी की वैल्यू भी अगर हमें पता चल जाए, मान लो ये 100 वोल्ट है, तो तुम्हें वी आर पता है, पोटेंशियल चेंज पता है, तो इससे भी तो वीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। और अगर हम पी से आर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन में जो कैलकुलस के जो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम चाहो तो दोनों तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंटेंशनली पी से आर की तरफ ट्रैवल करूंगा, ठीक है। पी से आर की तरफ ट्रैवल करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गई है, क्या करना है। तो इसको सर्कल को ना मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि ये फिगर थोड़ा क्लियर हो। अब ये जो हमारा सर्कल है ना उसका एक पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये, ठीक है। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। ये सेंटर है ओ, ये पॉइंट लेटर से पी है और ये पॉइंट है, ये हमारा सेंटर यहाँ पर ओ है और यहाँ पर लेटर से ये पी पॉइंट है और ये सरफेस वाला पॉइंट आर है। और लेटर से, ठीक है, लेटर से हमें ट्रैवल करके आना है, ट्रैवल करके जाना है। हम ट्रैवल करके जा रहे हैं पी से आर की तरफ, ठीक है। हम ट्रैवल करके जा रहे हैं पी से आर की तरफ और पी से आर ट्रैवल करने के लिए, पी से आर ट्रैवल करने में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पी कौन सा पॉइंट है, पी जो है ना आर डिस्टेंस पर है। लेट अस से दिस इज r equals r and here it is r equals कैपिटल R। इसको R भी नहीं लिखता हूँ, S लिखता हूँ, सॉरी। इस पॉइंट का नाम रखते हैं S। ये सरफेस पर है तो शूट भी कर रहा है, सरफेस वाले पॉइंट को S नाम दे दिया है। तो हम P से S की तरफ ट्रैवल करते हैं, कौन सा पाथ फॉलो करें। तो मैं जानबूझ करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, तो मैं इंटेंशनली ट्रैवल कर रहा हूँ पी से एस के अलॉन्ग बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में। चाहूँ तो मैं ऐसे भी ट्रैवल करूँ, सेम आंसर आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स सिंपल रखने के लिए मैं इंटेंशनली पी से एस तक कुछ यूं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। और पी से एस तक ट्रैवल करने में किसी मोमेंट, किसी एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन करते हैं। लेट अस से किसी टाइम में हम किसी टाइम में हम लेट अस से हम किसी टाइम में सेंटर से लेट अस से x डिस्टेंस पर थे और x के बाद dx डिस्टेंस आगे जाते हैं। मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कुछ ये है, दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगी, ठीक है। देखो मैं इतना मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ फिर भी इतना छोटा छोटा कंप्रेस्ड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ये सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो P से S ट्रैवल करने के प्रोसेस में हम इमेजिन कर रहे हैं कोई बीच का
कोई बीच का आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जब हम x डिस्टेंस से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और इस तरह के सारे डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डॉट प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। यही तो लाइन इंटीग्रल है ना। लाइन इंटीग्रल का मतलब है पाथ के अलोंग हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो हम उसमें से पहले एक एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर को का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और इस तरह के फिर सारे डिस्प्लेसमेंट के लिए ई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो पहले इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी से एस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और मैं तुम लोग को असाइनमेंट देता हूँ एस से पी ट्रैवल करके सेम वैल्यू कैलकुलेट करना। पी से एस ट्रैवल करने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स नेगेटिव ऑफ इन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर का डॉट प्रोडक्ट करें। तो इन दोनों वेक्टर्स को देखते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर भी फॉर्चुनेटली दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, ये और कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और मैंने जानबूझ करके वेरिएबल्स अलग रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तो मैंने डी आर से दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ई से दिखाया है, लेकिन इनकी वैल्यूज कितनी होगी उसके लिए जो मैंने अपना वेरिएबल लिया है ना वो एक्स के टर्म्स में लिया है। ठीक है, वरना बाद में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं अगर इसको आर डी आर लेता तभी सेम आंसर आता, लेकिन तुम डी आर को हमेशा तुम डी आर को ना डिस्प्लेसमेंट मतलब इस वेरिएबल को डिस्प्लेसमेंट समझने लगते। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आता है के क्यू आर ठीक है अपॉन आर क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। इसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तुम लोग बताओ, ये बहुत इजी नहीं है, तो तुम लोग खुद से ना बाद में, तो ये एक्स है, खुद से एक बार तुम लोग ये सारे स्टेप्स खुद से अपने कॉपी पेन लेकर के खुद से करोगे। मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो dx के इक्वल होगा इस बार, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और dx सेम डायरेक्शन में है। ये x लिखेंगे और ये dx लिखेंगे, और x की लिमिट्स क्या रखेंगे? x की लिमिट्स क्या रखेंगे बताओ जल्दी। x कहाँ से हम p से s तक ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? x वैरी करेगा स्मॉल r से, स्मॉल r का मतलब जहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है से कैपिटल आर तक। इंटीग्रेट कर दो, क्या प्रॉब्लम है? इंटीग्रेट करने के बाद ये सारे जो कांस्टेंट टर्म्स है बाहर आ जाएंगे और अंदर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू आ रही है माइनस के क्यू अपॉन ट्वाइस आर क्यूब, और अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, चेक कर सकते हो। और लिमिट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक, क्योंकि हम पी से एस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे ये होगा वी एस माइनस वी पी। ठीक, वी एस माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और ये वैल्यू आ रही है माइनस, अच्छा सॉरी सर, मैं 2 को भी बाहर कर दिया और x को भी बाहर कर दिया। चलो थैंक यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी माइनस के क्यू अपॉन 2, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस की जो पोटेंशियल है वो कितनी है? सरफेस की पोटेंशियल कितनी है इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये जो सरफेस की पोटेंशियल है ना वो है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सब्स्टिट्यूट करोगे
नीचे r³ भी है, सॉरी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद p पॉइंट का पोटेंशियल आ रहा है, इसको चेक करो। k q अपॉन 2r³, ठीक है। 2r³ और ये 3r² माइनस r², ठीक, ये तुम्हारा ठीक है। अभी ये याद रखने में तुम्हें लग रहा है कि डिफिकल्ट है, नहीं, ये बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, याद आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है और इस ये एक्सप्रेशन को याद कैसे रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और बाकी जो एक एप्लीकेशन है, मतलब दोनों एप्लीकेशन अभी बचे हुए हैं वैसे तो, उसको फिर नेक्स्ट टाइम में करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। सर, हाँ सर, हाँ शुक्रिया। एक सेकंड। ठीक, क्लास हो चुकी है, बाकी डाउट किसी को पूछना है तो पूछ लो। हाँ पूछो अजय। ठीक है, तुम उस पे ग्रुप पे, उस पे अलग से टेलीग्राम पे पूछ लेना। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक, क्लास हुआ था।